तो बच्चों मैंने आप लोगों के लिए 3 टारगेट सेट करके लाया हूं। तो यूरिक एसिड कैसे एक्सक्रीट होता है, पैलेट मतलब ऐसे स्टोन के टाइप पे। तो इंफीरियर वीना कावा विल टेक द ब्लड अवे फ्रॉम द किडनी। माइनर कैलिक्स जुड़ जुड़ के जो स्ट्रक्चर बनते हैं उनको मेजर कैलिक्स बुलाते हैं। अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन, जैसे जैसे आप अंदर जाओगे बच्चों वैसे वैसे नमक और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा। हेलो बच्चों, क्या हालचाल एंड वेलकम अगेन टू दी नीटेक्स फैमिली। जो कि हमारे 11th स्टैंडर्ड के प्यारे प्यारे बच्चों के लिए हम लोग ने एक छोटा सा प्यारा सा इंडिविजुअल हैबिटेट बना के दिया है। बच्चों मैं हूं आपका जूलॉजी मास्टर टीचर वेंकी सर, और आज के सेशन में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, जिसका नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड इट्स एलिमिनेशन। ठीक है, तो बच्चों क्योंकि आपके एग्जाम्स पास आने वाले हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं बच्चों कि हम लोग ये चैप्टर को जल्दी वाइंड अप कर दे। तो बच्चों 2 ही सेशंस में ये पूरा मैं जो चैप्टर है उसको वाइंड अप कर दूंगा। एनसीईआरटी के हर एक लाइन कवर होंगे बच्चों, उसके बारे में आप लोग को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव आपका रिवीजन जरूर हो जाएगा बच्चों। अगर आप स्कूल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप नीट के लिए भी तैयारी कर रहे हैं बच्चों, तो जो भी कंटेंट यहाँ पे डिलीवर होगा दैट शुड बी गुड इनफ टू गिव यू अ कंप्लीट रिवीजन ऑफ द चैप्टर। तो बच्चों मैंने आप लोगों के लिए 3 टारगेट सेट करके लाया हूं। टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन पढ़ना है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ना है, और मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन पढ़ना है। तो अगले सेशन के लिए बच्चों मैंने क्या क्या टारगेट छोड़ रखा है, काउंटर करंट मैकेनिज्म छोड़ रखा है बच्चों मैंने, इसके अलावा रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, और लास्ट बट नॉट लीस्ट किडनी के डिसऑर्डर्स और जो हीमोडायलिसिस है, ये सब हम लोग अगले सेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, सो चलिए बच्चों बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट अस मूव ऑन टू आवर फर्स्ट टॉपिक विच इज द इंट्रोडक्शन एंड मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन। ठीक है, कि एक्सक्रीशन क्यों होता है, कैसे होता है, ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। याद रखना बच्चों, इस दुनिया में जितने भी प्रोसेस है, जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है, उनमें बाय प्रोडक्ट्स जरूर बनते हैं। तो चाहे वो प्रोसेस कितना भी यूजफुल हो बच्चों, देयर वुड बी सम और द अदर काइंड ऑफ बाय प्रोडक्ट्स जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। अब बच्चों ह्यूमंस, एनिमल्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्योंकि इतने सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलते हैं, तो उनमें ऐसे कुछ बाय प्रोडक्ट्स बन जाते हैं जिनको एलिमिनेट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, और वहीं पे आ जाता है द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सक्रीशन। तो अगर बच्चों मैं एनिमल्स की बात करूं, सो एनिमल्स प्रोड्यूस मेटाबॉलिक वेस्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, सो एनिमल्स प्रोड्यूस वेरियस byproducts during metabolic activities। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के वक्त बहुत सारे अलग अलग बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया बन जाएगा बच्चों, यूरिया बन सकता है, यूरिक एसिड बन सकता है, CO2 बन सकता है। इसके अलावा बच्चों कुछ आयंस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल Na+ Cl- K+, NH3+, SO4-, HCO3-, ऐसे बहुत सारे आयंस भी बन सकते हैं बच्चों, जो कि एक मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो इनको एक्सक्रीट करने की जो जरूरत होती है बच्चों, उसी के लिए हमारे पास एक डेडिकेटेड ऑर्गन सिस्टम या कोई ना कोई मैकेनिज्म होता है बच्चों एनिमल्स के पास, जिसको हम लोग एक्सक्रीशन एंड एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट बुलाते हैं। ठीक है, याद रखना बच्चों, ज्यादातर एनिमल के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट है वो है बच्चों ये सारे नाइट्रोजनस वेस्ट। तो याद रखना बच्चों, नाइट्रोजनस वेस्ट आर द चीफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। क्या है बच्चों ये लोग? चीफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है। मतलब यही वो चीज है जो मेनली क्या होते हैं बच्चों, जो मेनली एक्सक्रीट होते हैं। ठीक है, सो N2 वाले वेस्ट कौन से हो गए बच्चों? अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गए हैं। इनका एक्सक्रीशन और एलिमिनेशन सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अब बच्चों आपके दिमाग में और एक सवाल आना चाहिए कि सर लेकिन ये नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे बॉडी में बनते कैसे? देखो बच्चों, जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हम लोग कंज्यूम करते हैं, हम जो खाना खाते हैं, उसमें से ग्लूकोज है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है और न्यूक्लिक एसिड है। इसमें से फैट्स टूट के बच्चों जो लिपिड्स और फैटी एसिड्स है वो बॉडी यूज कर लेता है। न्यूक्लिक एसिड के न्यूक्लियोटाइड्स वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्स यूटिलाइज कर लेता है। ग्लूकोज एक्स्ट्रा रहा तो बच्चों स्टोर कर लेता है, लेकिन तकरीबन सब कुछ ही वो यूटिलाइज कर लेता है या स्टोर कर लेता है।
अमीनो एसिड प्रोटीन्स बनाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं बच्चों, लेकिन अमीनो एसिड का एक प्रॉब्लम है, बिकॉज उनके चार्ज नेचर और ज्विटरायन नेचर के कारण इट इज काइंडा नॉट पॉसिबल फॉर अस टू स्टोर एक्स्ट्रा अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड को हम लोग अमीनो एसिड के फॉर्म में स्टोर नहीं कर पाते हैं, इसलिए उन्हें कन्वर्ट करना पड़ता है बच्चों बाय प्रोसेस कॉल्ड एज डीएमिनेशन, जिसमें अमाइन ग्रुप दैट इज नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप को रिमूव किया जाता है। तो बच्चों जब ये नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप को रिमूव किया जाता है तभी अमोनिया आयंस बनते हैं, अमोनियम आयंस बनते हैं बच्चों, ठीक है। सॉरी ये NH3 नहीं NH4 प्लस होगा बच्चों, ठीक है। तो अमोनियम आयंस वगैरह बनते हैं, अमोनिया बनता है विच इज द चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट। तो नाइट्रोजनस वेस्ट कैसे आते हैं बच्चों बॉडी के अंदर? दे आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डीएमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड, एमिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है। अब बच्चों अमोनिया खुद में बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, तो जो अलग अलग एनिमल्स के पास अलग अलग मोड ऑफ एक्सक्रीशन है, डिपेंडिंग अपॉन उनके पास कितना पानी है, उनका हैबिटेट क्या है, वो कहां रहते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। सो हम लोग ये देख लेते हैं बच्चों कि व्हाट आर दी डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, ठीक है। और किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों ये? इट डिपेंड्स अपॉन दी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, हैबिटेट के ऊपर, ठीक है, बॉडी साइज के ऊपर, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग कंडीशंस के ऊपर बच्चों मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन जो है ये वेरी करते हैं एनिमल्स में, ठीक है। तो अगर बच्चों मैं मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन की फर्दर अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 3 मेजर मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन है बच्चों, ठीक है। और बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड, हमारे एनिमल किंगडम में 3 मेजर मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन है। जो सबसे पहला मोड ऑफ एक्सक्रीशन है बच्चों उसको हम लोग बुलाते हैं अमोनोटेलिज्म। क्या बुलाते हैं बच्चों? अमोनोटेलिज्म बुलाते हैं। अमोनोटेलिज्म जैसे कि आपको ये नाम से ही हिंट मिल रहा होगा, कुछ तो अमोनिया के साथ लेना देना है। तो यहां पे अमोनिया एज इट इज एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। सो अमोनिया इज एक्सक्रीटेड डायरेक्टली, ठीक है। डायरेक्टली अमोनिया ही एक्सक्रीट होता है बच्चों। अमोनिया मोस्ट टॉक्सिक होता है, ठीक है, इसलिए बच्चों इसको लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। अमोनिया काफी रेडिली सॉल्युबल है बच्चों, याद रखना, ये पानी में इजीली घुल जाता है, इसीलिए पानी के को इस्तेमाल करके हम लोग इसको इजीली एक्सक्रीट कर सकते हैं। तुम लोग बोलोगे कि सर अगर इतना सॉल्युबल है तो इतना ज्यादा पानी क्यों लग रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर क्यों लग रहा है? क्योंकि उसके टॉक्सिसिटी को डाइल्यूट करने के लिए बच्चों हम लोग अमोनिया को काफी ज्यादा डाइल्यूट करके, काफी ज्यादा पानी मिक्स करके स्टोर करते हैं। इतना रेडिली सॉल्युबल होने के कारण बच्चों अपन लोग इसको सिंपल डिफ्यूजन से, बॉडी सरफेस से भी एक्सक्रीट कर सकते हैं, ठीक है। सो रेडिली सॉल्युबल, हेंस excreted via body surface by diffusion, ठीक है। जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि फिशेस एक्सक्रीट अमोनिया विया गिल्स, ठीक है। गिल से इसको डायरेक्टली डिफ्यूज करके पानी में फेंक देते हैं बच्चों, ठीक है। और इसी रीजन के कारण बच्चों जो अमोनिया है वो फिशेस के गिल से एक्सक्रीट होता है बच्चों। याद रखना फिशेस के पास किडनी भी होता है, लेकिन किडनी बहुत बड़ा रोल नहीं प्ले करता है बच्चे एक्सक्रीशन में। किडनी ऑस्मो रेगुलेशन करता है, मतलब नमक और पानी के बैलेंस को बनाए रखता है बॉडी में। लेकिन बच्चों याद रखना द मेन ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन इन फिशेस इज गिल्स। गिल्स के थ्रू ही अमोनिया डिफ्यूज होके बॉडी के बाहर चले जाता है बच्चों। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखना, ठीक है। और एक चीज याद रखना बच्चों, जो भी जानवर अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उनको अमोनोटेलिक बुलाते हैं। अमोनोटेलिज्म इज द मोड ऑफ एक्सक्रीशन, ऐसे जानवरों को अमोनोटेलिक बुलाते हैं। तो अमोनोटेलिक कौन से जानवर है बच्चों? यहां पे एक तो मैंने बता दिया फिशेस है, ठीक है।
इसके अलावा बच्चों एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड जो है, पानी में रहने वाले आर्थ्रोपोड जो है वो है, और एक्वेटिक एम्फीबियंस भी है बच्चों, पानी में रहने वाले एक्वेटिक एम्फीबियंस भी है। पानी में रहने वाले जो एम्फीबियंस है और जो टैडपोल स्टेज होता है बच्चों, वो भी अमोनोटेलिक होता है बच्चों, ठीक है। चलिए अगले मोड ऑफ एक्सक्रीशन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, जिसका नाम है यूरियोटेलिक या यूरियोटेलिज्म। यूरियोटेलिज्म में अमोनिया को पहले यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है इन द लिवर एंड देन एक्सक्रीटेड, ठीक है। सो अमोनिया कन्वर्टेड इनटू यूरिया, ठीक है। यूरिया एक्सक्रीट होता है बच्चों, ठीक है, यूरिया एक्सक्रीट होता है यहां पे, ठीक है। ये जो प्रक्रिया है बच्चों, जहां पे अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है, इस प्रक्रिया को हम लोग बुलाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ऑर्निथीन साइकिल। ऑर्निथीन साइकिल जो कि कहां पे होता है बच्चों, ये होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स के लिवर में, ठीक है। कहां पे हो जाएगा बच्चों, ऑर्निथीन साइकिल जो कहां पे होता है बच्चों, लिवर में होता है ऐसे जानवरों के, ठीक है। सो इट अकर्स इन द लिवर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इसके अलावा बच्चों ये अमोनिया के कंपैरिजन में कम टॉक्सिक होता है, ठीक है। सो लेस टॉक्सिक कंपेयर्ड टू अमोनिया, ठीक है, एंड रिक्वायर्स लेस वाटर फॉर एक्सक्रीशन, ठीक है। एक्सक्रीशन करने के लिए बच्चों इसको पानी भी कैसा है, कम लगता है, इट रिक्वायर्स लेस वाटर फॉर एक्सक्रीशन, ठीक है। तो इसलिए बच्चों ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के लिए काइंड ऑफ परफेक्ट है, जिनको पानी बचाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे बच्चों ऐसे एनिमल के जो कि टेरेस्ट्रियल है थोड़े, और जिनको पानी बचाने की जरूरत है, वो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं बच्चों, क्योंकि इसमें ज्यादा पानी वेस्ट नहीं होता है। तो एग्जाम्पल इसमें हम लोग आ जाएंगे बच्चों मैमल्स, ठीक है, अडल्ट एम्फीबियंस, अडल्ट एम्फीबियंस, ठीक है, कैसे होते हैं बच्चों, और कुछ मराइन फिशेस, मराइन फिशेस, स्पेशली कार्टिलेज वाली जो मछलियां होती है, ठीक है, कार्टिलेज वाली जो मछलियां होती है वो क्या शो करते हैं बच्चों, यूरियोटेलिज्म शो करते हैं। मतलब वो लोग क्या एक्सक्रीट करते हैं, यूरिया एक्सक्रीट करते हैं बच्चों, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट है बच्चों हमारे यूरिकोटेलिज्म। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या आ जाएगा, यूरिकोटेलिज्म। यूरिकोटेलिज्म में बच्चों यूरिक एसिड एक्सक्रीट होता है, ठीक है। सो N2 वेस्ट, चीफ N2 वेस्ट इज यूरिक एसिड। चीफ N2 वाला वेस्ट कौन सा है बच्चों, यूरिक एसिड है। याद रखना यूरियोटेलिज्म में मेजरली किडनी के थ्रू ही एक्सक्रीशन होता है बच्चों। किडनी इज द मेन ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन इन यूरियोटेलिक एनिमल्स। बच्चों कुछ कुछ जानवर, हम लोग भी अपने किडनी या ब्लड में थोड़ा यूरिया रिटेन करके रखते हैं ऑस्मोरैलिटी और ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखने के लिए। तो इसी रीजन के कारण बच्चों यूरिया इज परफेक्ट, क्योंकि वो ज्यादा टॉक्सिक नहीं है। तो बॉडी में और किडनी में थोड़े अमाउंट में हम लोग इसको स्टोर कर पाते हैं डिजायर ऑस्मोटिक बैलेंस को क्रिएट करने के लिए। और इसी रीजन के कारण बच्चों यूरिया इसके लिए परफेक्ट है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक भी नहीं है और वो ऑस्मोरेगुलेशन में भी मदद कर देता है। अब कुछ कुछ जानवर को तो बिल्कुल ही बहुत ज्यादा पानी बचाने की जरूरत है बच्चों। डेजर्ट एनिमल्स हो गए, एव्स हो गए, जो बहुत ज्यादा पानी रिटेन नहीं कर सकते, नहीं तो उनका बॉडी हैवी हो जाएगा, वो उड़ नहीं पाएंगे। इसी रीजन के कारण बच्चों ये लोग यूरिकोटेलिज्म शो करते हैं। यूरिक एसिड बच्चों यहां पे एक्सक्रीट हो रहा है, ये लीस्ट टॉक्सिक है और रिक्वायर्स नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ वाटर, बिल्कुल ही पानी नहीं लगता है, बिल्कुल ही पानी वेस्ट नहीं होता है बच्चों, ठीक है। सो ये हेल्प्स इन वाटर कंजर्वेशन। जिनको पानी बहुत ज्यादा कंजर्व करने की जरूरत है वो लोग ये मोड ऑफ एक्सक्रीशन शो करते हैं।
एक्सक्रीटेड एज पेस्ट और पेलेट। ठीक है बच्चों, आप लोग ने बर्ड्स के ड्रॉपलिंग देखे होंगे, जो व्हाइट व्हाइट कलर का बच्चों बर्ड्स जो एक्सक्रीटा निकालते हैं, वो जो पेस्ट की तरह व्हाइट व्हाइट पार्ट होता है बच्चों, वही यूरिक एसिड होता है। तो यूरिक एसिड कैसे एक्सक्रीट होता है? पेलेट मतलब ऐसे स्टोन के टाइप पे, या मतलब क्रिस्टल के टाइप पे, या फिर पेस्ट के टाइप पे। फॉर एग्जांपल जैसे बर्ड्स के ड्रॉपिंग्स होते हैं। ठीक है बच्चों, इसका एग्जांपल जैसे कि हो गए बर्ड्स, हो गए हमारे लैंड रेप्टाइल्स या टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स हो गए। ठीक है, इसके अलावा बच्चों इंसेक्ट्स हो गए, जैसे कि कॉकरोच, क्रैब्स एक्सेट्रा। ठीक है, बर्ड्स हो गए, टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए। दीज आर दी मेजर ऑर्गेनिज्म जो क्या शो करते हैं बच्चों? यूरिकोटेलिज्म शो करते हैं। ठीक है, और यहां तक लैंड स्नेल्स भी हो गए बच्चों। ठीक है, जो मोलस्क हो गए, जो टेरेस्ट्रियल मोलस्क है, वो भी यूरिकोटेलिक होते हैं। ठीक है, ऑल राइट। तो बच्चों यहां पे वो पॉइंट मैं ऐड कर देता हूं। ठीक है, सम यूरिया रिटेन्ड इन ब्लड और किडनी फॉर ऑस्मोरेगुलेशन। ठीक है, ऑस्मोरेगुलेशन के लिए ब्लड और किडनी में थोड़ा सा यूरिया क्या हो सकता है बच्चों? स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। थोड़े दूसरे जानवरों में क्या क्या एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है बच्चों, ये भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, अगला टॉपिक जो हो जाएगा बच्चों वो है कि कुछ कुछ जानवरों में क्या क्या मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन तो हम लोग ने कवर कर ही लिया है बच्चों। कुछ कुछ जानवरों में क्या क्या एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, ये हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट इन अदर एनिमल्स। ठीक है, तो कुछ मेजर देख लेते हैं हम लोग। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन अदर एनिमल्स। ठीक है, अब बच्चों हमारे एनिमल एनिमल किंगडम में हमें पहली बार जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन दिखा था उसका नाम था बच्चों प्रोटोनेफ्रीडिया, जिसमें फ्लेम सेल नामक एक सेल भी था। ठीक है, सो प्रोटोनेफ्रीडिया वाज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स जो पूरे बॉडी से कचरा कलेक्ट करता था और एक कॉमन बॉडी ओपनिंग के थ्रू ये कचरे को बाहर फेंक देता था। बच्चों ये प्रोटोनेफ्रीडिया के नेटवर्क के साथ एक स्पेशलाइज सेल भी होते थे उसके एंड में, जिनको अपन लोग क्या बुलाते हैं? फ्लेम सेल बुलाते हैं। एंड इट इज मेजरली शोन बाय फ्लैटवर्म्स, मतलब प्लैटीहेलमिन्थिस वाले फाइलम, एस्कलमिन्थीज वाला फाइलम, कुछ कुछ एनालिड्स और रोटिफर नाम के भी बच्चों ऑर्गेनिज्म है, वो भी ये शो करते हैं। ठीक है, सो इट इज सीन इन, ठीक है, सो सीन in flatworms, roundworms, some annelids, rotifers and amphioxus मतलब लैंडस्लेट्स। याद रखना बच्चों, जैसे कि मैंने एनिमल किंगडम में आप लोग को बताया था, एम्फियोक्सिस इज अ कॉर्डेट, और कॉर्डेट होने के बावजूद ये इकलौता ऐसा कॉर्डेट है जो इतना प्रिमिटिव एक्सक्रीटरी ऑर्गन दिखाता है, विच इज द प्रोटोनेफ्रीडिया। अब बच्चों प्रोटोनेफ्रीडिया करता क्या है? नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स विच कलेक्ट्स वेस्ट फ्रॉम बॉडी and excretes via a common opening, एक कॉमन ओपनिंग से उसको क्या करता है बच्चों? फिर ये बाहर फेंक देता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा मोड्स प्रोटोनेफ्रीडिया, और वो कैसे एक्सक्रीट करने में मदद करता है। याद रखना बच्चों, ये ऑस्मो रेगुलेशन में भी मदद करेगा, मतलब पानी और नमक के बैलेंस वगैरह को बनाए रखने में भी मदद करेगा। ठीक है, प्रोटोनेफ्रीडिया के बाद जो दूसरा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है बच्चों, उसका नाम है नेफ्रीडिया।
नेफ्रिडिया, ठीक है। ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है बच्चों, ट्यूब लाइक, कॉइल्ड ट्यूब है, बहुत ज्यादा फोल्डेड और कॉइल्ड होता है, कॉइल्ड ट्यूब लाइक एक्सक्रीटरी एंड ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन इन अर्थवर्म। मतलब एनालिड्स में, ज्यादातर जो हायर एनालिड्स होते हैं ना बच्चों, उनमें ऐसा हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल होता है जो अगेन बच्चों पूरे बॉडी से, जो अलग अलग सेगमेंट से कचरे को कलेक्ट करता है और एलिमेंट्री कनाल के अंदर फेंक देता है या डायरेक्टली बॉडी के बाहर फेंक देता है बच्चों, ठीक है। ऑलराइट, तो नेफ्रिडिया हो गया बच्चों, और एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन। उसके अलावा हो जाएगा बच्चों मैल्फीजियन टिब्यूल्स, ये भी एक्सक्रीटरी एंड ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन्स है बच्चों इंसेक्ट्स में, ठीक है। सो एक्सक्रीटरी एंड ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन इन इंसेक्ट्स, ठीक है। इंसेक्ट जैसे कि हो गए कॉकरोच, ग्रास हॉपर, मक्खी, मच्छर, बटरफ्लाई, ये सब में क्या होता है बच्चों, मैल्फीजियन टिब्यूल्स होता है। ये ब्लाइंड टिब्यूल्स है बच्चों, ब्लाइंड टिब्यूल्स जो हीमोलिम्फ से कचरा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और फिर एलिमेंट्री कनाल में फूड के वेस्ट के साथ बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। ब्लाइंड टिब्यूल्स ओपनिंग इनटू एलिमेंट्री कनाल, ओपनिंग इनटू एलिमेंटरी कनाल। कहां पे ओपन हो जाएंगे बच्चों ये लोग, एलिमेंट्री कनाल में ओपन हो जाएंगे, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हो जाएगा बच्चों, उसका नाम है ग्रीन ग्लैंड्स, जिसको हम लोग एंटीनल ग्लैंड्स भी बुलाते हैं, ठीक है। अब बच्चों आप लोग जैसे कि जानते हो, इंसेक्ट बिलोंग टू द फाइलम ऑर्थ्रोपोडा, और ऑर्थ्रोपोडा बहुत बड़ा फाइलम है बच्चों, बहुत सारे अलग अलग टाइप के जानवर यहां पे प्रेजेंट है। तो ऑर्थ्रोपोडा में भी अलग अलग फर्दर क्लासेस या ग्रुप्स बांटे जाते हैं। उसमें से एक इंसेक्टा है बच्चों, दूसरा है क्रस्टेशियन नाम के जानवर, जो कि बेसिकली ऐसे ऑर्थ्रोपोड्स है जो पानी में रहते हैं। सो पानी में रहने वाले ऑर्थ्रोपोड जो है ना बच्चों, उनके पास क्या प्रेजेंट होता है, ग्रीन ग्लैंड या फिर एंटीनल ग्लैंड्स होता है, ठीक है। सो इट इज एक्सक्रीटरी एंड ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन इन एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड्स, ठीक है, एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड्स। ऑलराइट, तो ये कुछ अलग अलग टाइप के एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गए हैं बच्चों हमारे एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स के। हमारा तो आपको पता ही होगा बच्चों किडनी है, और इसके डिटेल में ह्यूमंस और कॉर्डेट्स के पास जो किडनी है, इसके डिटेल में ही हमें आगे जाना है बच्चों, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट दूसरे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है बच्चों जो दूसरे जानवरों में प्रेजेंट है, प्रोटोनेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया, मैल्फीजियन टिब्यूल्स और ग्रीन ग्लैंड्स, ठीक है। और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक तो हो चुका है बच्चों समाप्त, ठीक है। तो दूसरे जानवरों के बारे में देखने के बाद सबसे फेवरेट जानवर के बारे में देखते हैं बच्चों, जो कि है हम ह्यूमंस, ठीक है। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है एक बार ओवरव्यू देख लेंगे, फिर स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन और टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन देख लेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए, तो ये सुंदर सा डायग्राम मैंने जैसे कि हमेशा करता थोड़ा चीटिंग करके पहले ही बना दिया है बच्चों, तो एक बार इसको लेबलिंग कर लेते हैं और इसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं देख लेते हैं। पहले तो है बच्चों हमारे सुंदर सुंदर एक पेयर ऑफ किडनीज, ठीक है, किडनी है बच्चों हमारे पास, एक लेफ्ट किडनी हो जाए, ये राइट किडनी है, लेफ्ट किडनी है। राइट किडनी हल्का सा ऊपर है, लेफ्ट किडनी हल्का सा नीचे है। राइट किडनी का हल्का सा ऊपर होने का रीजन है बच्चों कि यहां पे लिवर आ जाता है, तो लिवर के लिए जगह बनाने के लिए थोड़े राइट किडनी को ऊपर भेज दिया है बच्चों। किडनी के ऊपर टोपी समान किडनी ने और एक ऑर्गन को रखा है जिसका नाम है बच्चों एड्रिनल ग्लैंड, सॉरी मैं दोबारा किडनी लिख रहा था, इसका नाम क्या है बच्चों, एड्रिनल ग्लैंड्स है, ठीक है। ऑलराइट, ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, जो यूरिन को रिस्पेक्टिव किडनी से पकड़ के कहां तक ले जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर तक ले जाते हैं। तो एक पेयर ऑफ यूरेटर्स है बच्चों हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में,
और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बच्चों, लास्ट नहीं सॉरी सेकेंड लास्ट, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है बच्चों जो यूरिन को होल्ड करता है, जिसका नाम है बच्चों यूरिनरी ब्लैडर। ये हमारे लोअर अब्डमन में है, ठीक है। और फाइनली एक पाइप है बच्चों जो यूरिन को ब्लैडर से, ब्लैडर उसको टेम्पररी स्टोर करके रखेगा, ये इसको बॉडी के बाहर ले जाता है बच्चों, जिसका नाम है यूरीथ्रा। क्या नाम है बच्चों इसका? यूरीथ्रा, ठीक है। सो रेडिश ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर है हमारा किडनी है बच्चों, ठीक है। तो ये सबसे ही हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम बनता है। अब बच्चों यहां पे सेंट्रल रीजन में हमारे किडनी का एक कॉन्केव सरफेस है, जहां पे ये यूरेटर भी जुड़े हुए हैं। ये कॉन्केव सरफेस को ही हम लोग बुलाते हैं बच्चों हाइलम। क्या बुलाएंगे इसको? हाइलम बुलाएंगे। और एक चीज याद रखना बच्चों, हाइलम वही जगह है जहां पे इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल हमारे किडनी को एंटर करते हैं और एग्जिट करते हैं, ठीक है। हमारे एओर्टा का ही एक ब्रांच है बच्चों जो हमारे किडनी को खून देता है, जिसको हम लोग डॉर्सल एओर्टा बुलाते हैं, ठीक है। सो डॉर्सल एओर्टा जो है बच्चों वो हमारे किडनी को क्या देता है? खून देता है डायरेक्टली, ठीक है। यहां से ये लोअर लिम्ब वगैरह की तरफ भी जाता है हमारा डॉर्सल एओर्टा, ठीक है। इट ऑल्सो मूव टुवर्ड्स दी लोअर लिम्ब, ठीक है। तो ये जो है बच्चों यही हमारा डॉर्सल एओर्टा है, ठीक है। इट इज अवर डॉर्सल एओर्टा जो किसको खून देगा बच्चों? हमारे किडनी को दो खून देगा। तो जो बच्चों जो आर्टरी है जो किडनी को खून देता है डॉर्सल एओर्टा से कट के जो हमारे किडनी के तरफ जाएगा बच्चों, उसको हम लोग क्या बुलाएंगे? रीनल आर्टरी बुलाने वाले। क्या बुलाएंगे बच्चों अपन लोग इसको? रीनल आर्टरी। तो यहां से एक रीनल आर्टरी निकल जाएगा बच्चों जो हमारे राइट किडनी को खून देगा, और यहां से एक रीनल आर्टरी निकल जाएगा जो हमारे लेफ्ट किडनी को खून देगा। बनाता हूं बच्चों, उसको भी बनाता हूं, एक सेकेंड। यहां से और एक ब्लड वेसल है बच्चों जो उतर रहा है यहां से नीचे की तरफ, ठीक है। और ये भी आगे जाके दो पार्ट्स में टूट जाएगा, और ये भी हमारे किडनी को खून दे रहा है बच्चों, खून लेके जा रहा है एक्चुअली, ठीक है। सो इट इज अ वेन बच्चों जो खून लेके चले जाएगा यहां से, और इस वेन का नाम है बच्चों इंफीरियर वीना कावा। क्या नाम है बच्चों इसका? इंफीरियर वीना कावा नाम है बच्चों, ठीक है। सो इंफीरियर वीना कावा विल टेक द ब्लड अवे फ्रॉम द किडनी। तो एक ब्रांच ऑफ वेन है बच्चों जो किडनी से बाहर निकल के इंफीरियर वीना कावा से जुड़ जाएगा, जिसका नाम है बच्चों रीनल वेन, ठीक है। क्या नाम है बच्चों? रीनल वेन। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा, ठीक है, इंफीरियर वीना कावा, ठीक है। ये इंफीरियर हो गया, ये नीचे है बच्चों। तो बच्चों जो ये रीनल वेन जहां से बाहर निकल रहा है और जहां से रीनल आर्टरी अंदर जा रहा है, वो पार्ट भी बच्चों हमारा हाइलम ही है, ठीक है। वो पार्ट भी क्या है बच्चों? हमारा हाइलम ही है, ठीक है। सो हाइलम से अलग अलग ब्लड वेसल एंटर करते हैं, और यहां तक यूरेटर्स वगैरह भी जुड़ते हैं बच्चों हाइलम के साथ ही, ठीक है। तो ये भी लेबल कर लेते हैं। ये कौन सा एओर्टा हो गया बच्चों? ये हो गया है हमारा डॉर्सल एओर्टा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा हमारा इंफीरियर वीना कावा, वीना कावा। ये हो जाएगा बच्चों हमारा आर्टरी जो किडनी को ब्लड सप्लाई करता है, जिसको अपन लोग रीनल आर्टरी बुलाते हैं। और ये एक आर्टरी है, वेन है बच्चों जो किडनी से ब्लड लेके दूर चले जाएगा, जिसका नाम है रीनल वेन, ठीक है। क्या नाम है बच्चों? रीनल वेन है, ठीक है। तो किडनी हमारे ह्यूमंस का मेन एक्सक्रीटरी और ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन है बच्चों, ठीक है। सो किडनीज आर दी मेन एक्सक्रीटरी एंड ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन, ठीक है। इसके अलावा क्या पता लगता है बच्चों? ये लोग रेडिश ब्राउन है, रेडिश ब्राउन स्ट्रक्चर है बच्चों। ये लोग कैसे स्ट्रक्चर है बच्चों? ये लोग रेडिश ब्राउन स्ट्रक्चर है। इसके अलावा बच्चों, ठीक है, सिचुएटेड है अब्डोमिनल कैविटी में, सिचुएटेड इन दी अब्डोमिनल कैविटी।
याद रखना बच्चों, हमारे जो किडनीज होते हैं, आपको लग रहा होगा कि काफी नीचे है, लेकिन किडनीज काफी ऊपर है बच्चों, ऑलमोस्ट दिस रीजन में। ठीक है, तो ये रीजन में हमारे किडनीज प्रेजेंट रहते हैं और पीछे के साइड में, सामने नहीं है बच्चों, पीछे के साइड में है। ठीक है, अब्डोमिनल कैविटी टुवर्ड्स द डोर्सल साइड। कौन से साइड में है बच्चों? डोर्सल साइड में। ठीक है, सो दे आर प्रेजेंट टुवर्ड्स द डोर्सल साइड। साथ ही साथ बच्चों और एक चीज याद रखना कि दे आर प्रेजेंट एट द T12, मतलब 12वें थोरैसिक वर्टिब्रा। हमारे पास 5 प्रकार के वर्टिब्रा होते हैं, जो नेक रीजन में सर्वाइकल, फिर थोरैसिक, फिर कमर वाले पार्ट में लंबार, फिर अपने पेल्विक गर्डल के साथ जुड़ा हुआ सैक्रल, और अपने पूंछ वाला छोटा सा बोन जो बिल्कुल काम का नहीं है, जिसका नाम है कॉकिक्स। ठीक है, तो ये T12 मतलब आखिरी थोरैसिक वर्टिब्रा से लेके तीसरे लंबार वर्टिब्रा तक प्रेजेंट है। ठीक है, सो क्या लेवल हो जाएगा बच्चों? ये T12 टू L3 लेवल हो जाएगा। ठीक है, जो किडनीज होते हैं बच्चों, ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबाई होता है, 5 से 7 सेंटीमीटर इनका बच्चों विड्थ होता है, और 2 से 3 सेंटीमीटर इनका थिकनेस होता है। ठीक है, सो ईच kidneys are 10 to 12 centimeter long, 5 to 7 centimeter wide, and 2 to 3 centimeter thick। तो बहुत बड़े नहीं होते बच्चों, इतना सा होता है अपना किडनी, बस। ठीक है, ईच किडनी वेज अबाउट, ज्यादा भारी भी नहीं होता है बच्चों, वेज अबाउट 120 टू 170 ग्राम्स। अडल्ट में किडनी का वेट कितना होता है बच्चों? 120 टू 170 ग्राम्स के आसपास होता है। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमारे किडनीज में यूरिन बनता है, यूरेटर से ब्लैडर की तरफ आता है, ब्लैडर से यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा से बाहर। ठीक है, अब ईच किडनी का स्ट्रक्चर देखेंगे बच्चों, तो ईच किडनी कुछ ऐसा दिखता है हमारा। किडनी का एक आउटर कवरिंग होता है बच्चों, जिस कवरिंग को हम लोग कैप्सूल बुलाते हैं। ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनता है बच्चों। ठीक है, और बच्चों इसको हम लोग रीनल कैप्सूल भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बच्चों अपन लोग? इसको रीनल कैप्सूल भी बुलाते हैं, विच इज द कवरिंग ऑफ अवर किडनी। ठीक है, अब बच्चों ये फाइब्रस सीटी से बनता है और एक प्रोटेक्टिव लेयर है बच्चों। ठीक है, सो फाइब्रस कवरिंग ऑफ किडनीज। क्या है बच्चों? ये किडनीज का फाइब्रस कवरिंग है। ठीक है, अब अगर आप लोग किडनी के अंदर देखोगे, तो किडनी के अंदर का जो रीजन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। बाहर वाला रीजन जिसको अपन लोग कॉर्टेक्स बुलाते हैं, अंदर ये जो पिरामिड्स दिख रहे हैं इसको मेडुलरी पिरामिड्स बुलाते हैं। तो जिस रीजन में मेडुलरी पिरामिड्स प्रेजेंट है ना बच्चों, इसी को अपन लोग रीनल मेड्यूला बुलाते हैं। ठीक है, तो रीजन की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो 2 रीजन है। ये बाहर वाला रीजन विच इज कॉल्ड एज द रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, और ये अंदर वाला रीजन विच इज कॉल्ड एज द रीनल मेड्यूला। ठीक है, और ये जो पिरामिड्स है ना बच्चों, ये पिरामिड लाइक जो स्ट्रक्चर है रीनल मेड्यूला वाले एरिया में, इन्हीं को हम लोग बुलाते हैं बच्चों रीनल पिरामिड्स। लेकिन एक चीज नोटिस करना बच्चों कि कॉर्टेक्स वाला रीजन जो है, ये इन पिरामिड्स के बीच बीच में भी देखो ये पिंकी स्ट्रक्चर जा रहा है। तो ऐसा पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स जो मेड्यूला के अंदर ये पिरामिड्स के बीच बीच में जा रहा है, इनको रीनल कॉलम्स या कॉलम ऑफ बर्टीनी बुलाते हैं बच्चों। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड एज द रीनल कॉलम्स और कॉलम्स ऑफ बर्टीनी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बच्चों? कॉलम्स ऑफ बर्टीनी बुलाते हैं। रीनल कॉर्टेक्स हमारे किडनी का कौन सा रीजन है बच्चों? ये है हमारा आउटर रीजन। और मेड्यूला कैसा रीजन है बच्चों? ये इनर रीजन वाला पार्ट है। ठीक है, सो ये हो जाएगा कॉर्टेक्स और मेड्यूला। ठीक
ठीक है। नेफ्रॉन्स जो होते हैं बच्चों मेजरली कॉर्टिकुलर रीजन में होते हैं, लेकिन उनका हेनलीज लूप और कलेक्टिंग डग बच्चों ये मेड्यूला के अंदर, पिरामिड्स के अंदर जाता है। तो ये जो लाइन लाइन स्ट्रक्चर आप लोग को दिख रहा है बच्चों ये वही है, ठीक है। कॉलम्स ऑफ बर्टीनी क्या है बच्चों? पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स विच एक्सटेंड्स इनटू मेड्यूला, ठीक है। ऐसा पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स जो मेड्यूला के अंदर एक्सटेंड होता है बच्चों, उसी को हम लोग बुलाते हैं रीनल कॉलम्स, ठीक है। इसके अलावा बच्चों ये ईच मेड्यूलरी पिरामिड से थोड़ा थोड़ा जो यूरिन बन रहा है उसको कलेक्ट करने के लिए एक इंडिविजुअल पाइप लगा हुआ है बच्चों। इस इंडिविजुअल पाइप को हम लोग बुलाते हैं माइनर कैलिसिस या माइनर कैलिक्स, ठीक है। ये माइनर कैलिक्स जुड़ के एक मोटा पाइप बन जाता है जिसको अपन लोग मेजर कैलिक्स बुलाते हैं। और मेजर कैलिक्स ये खाली सेंट्रल एरिया में यूरिन को पोर कर देता है बच्चों, जिसको हम लोग बुलाते हैं रीनल पेल्विस। ये पेल्विस सारे यूरिन को कलेक्ट करके कहां पे पोर कर देगा बच्चों? यूरेटर के अंदर पोर कर देगा, ठीक है। सो ये हो गया बच्चों द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन किडनी। आउटर रीजन इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स, इनर रीजन इज कॉल्ड एज मेड्यूला। मेड्यूला वाले एरिया में बहुत सारे पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर अरेंज है जिनको रीनल पिरामिड बुलाते हैं। आउटर फाइब्रस सीटी का कवरिंग जो है उसको रीनल कैप्सूल बुलाते हैं। हर एक पिरामिड के साथ छोटे छोटे पाइप जुड़े हुए हैं जिनको माइनर कैलिक्स बुलाते हैं। माइनर कैलिक्स जुड़ जुड़ के जो स्ट्रक्चर बनते हैं उनको मेजर कैलिक्स बुलाते हैं। सेंट्रल एरिया में जहां पे यूरिन पूरा कलेक्ट होता है उसको रीनल पेल्विस बुलाते हैं। और रीनल पेल्विस से एक स्ट्रक्चर निकल के बाहर जाता है जिसको अपन लोग क्या बुलाते हैं? यूरेटर बुलाते हैं बच्चों, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अवर ह्यूमन किडनीज बच्चा लोग, ठीक है। ऑल राइट, चलिए अब आगे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन देख लेते हैं बच्चों एक बार। किडनी का बच्चों जो फंक्शनल यूनिट होता है, स्ट्रक्चरल नहीं बच्चों याद रखना, फंक्शनल यूनिट जो होता है उसको हम लोग नेफ्रॉन बुलाते हैं बच्चों, ठीक है। सो द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड एज द नेफ्रॉन, ठीक है। सो नेफ्रॉन्स, ठीक है। सो नेफ्रॉन्स are the functional unit of kidneys। और बच्चों ये फंक्शनल यूनिट है फिल्ट्रेशन के भी, ठीक है। अब बच्चों यहां पे थोड़ा सा नोटिस करना कि क्या क्या स्ट्रक्चर है हमारे नेफ्रॉन में। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बच्चों यहां पे जो एक कप शेप का स्ट्रक्चर बना हुआ है। दिस कप शेप स्ट्रक्चर हियर इज कॉल्ड एज द बोमन्स कैप्सूल। क्या बुलाते हैं बच्चों? बोमन्स कैप्सूल बुलाते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों बोमन्स कैप्सूल के तरफ एक आर्टरी खून लेके अंदर आ रहा है। ये जो आर्टरी है बच्चों जो खून लेके अंदर आ रहा है, तो आ रहा से ए याद रखना, इसको बुलाते हैं एफरेंट आर्टेरियोल। क्या बुलाएंगे बच्चों अपन लोग? इसको एफरेंट आर्टेरियोल बुलाएंगे। और बच्चों एफरेंट आर्टेरियोल बहुत बार टूटा, यहां पे कैपिलरी का बढ़िया सा नेटवर्क बना दिया बच्चों जिसको अपन लोग बुलाते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस बिल्कुल ये कप शेप स्ट्रक्चर के अंदर ऐसे बिल्कुल जक्सटापोजिशन बिल्कुल फिट है बच्चों, ठीक है। तो दी नेटवर्क ऑफ कैपिलरी फॉर्म बाय द एफरेंट आर्टेरियोल इज कॉल्ड एज द ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस के कैपिलरी दोबारा जुड़ जाते हैं बच्चों और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो लेके एग्जिट कर रहा है, लेके जाएगा, जिसका नाम है इफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। इफरेंट आर्टेरियोल। अब बोमन्स कैप्सूल ही नेफ्रॉन का फर्स्ट ट्यूबुलर पार्ट है बच्चों जिसके अंदर पहला फिल्ट्रेट बनता है। यह फिल्ट्रेट बन के एक हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल में जाता है बच्चों जिसका नाम है, ये बच्चों एकदम बोमन्स कैप्सूल के पास है, तो पास का मतलब प्रोक्सिमल, तो इसको अपन लोग बुलाएंगे प्रोक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, ऑल्सो घर पे प्यार से कॉल्ड एज द पीसीटी। क्या बुलाएंगे? प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर एक यू शेप का बेंड आता है बच्चों, ये यू शेप के बेंड को हम लोग बुलाते हैं हेनलीज लूप। हेनलीज लूप में एक पहले यूरिन को लेके, फिल्ट्रेट को लेके नीचे जाएगा जिसको डिसेंडिंग आर्म बुलाएंगे, और दूसरा उसको दोबारा ऊपर लेके जाएगा जिसको अपन लोग असेंडिंग आर्म बुलाएंगे। असेंडिंग आर्म और डिसेंडिंग आर्म, ठीक है।
अब बच्चों असेंडिंग और डिसेंडिंग के बाद फिर से एक हाईली कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल जो बोमन्स कैप्सूल से दूर है, दूर के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं बच्चों शब्द अपन लोग? डिस्टल, फिर से बहुत ज्यादा मुड़ा हुआ है इसलिए कॉन्वोल्यूटेड, और टिब्यूल जिसको प्यार से हम लोग क्या बुलाएंगे बच्चों? डीसीटी बुलाएंगे। ठीक है, बहुत सारे नेफ्रॉन के डीसीटी जो है एक बड़े से पाइप में जाते हैं बच्चों। ये पूरा पार्ट जो है अप्रोक्सीमेटली जो ऊपर का सारा पार्ट है ये कॉर्टेक्स वाले रीजन में, एक सारे अलग अलग नेफ्रॉन के डीसीटी जाके बच्चों एक बड़े से पाइप में जुड़ते हैं जो मेड्यूला के अंदर चल जाएगा। इसको हम लोग बुलाते हैं बच्चों कलेक्टिंग डक्ट। क्या बुलाते हैं बच्चों? कलेक्टिंग डक्ट या फिर सीडी बुलाते हैं। क्या बुलाएंगे? कलेक्टिंग डक्ट या फिर सीडी बुलाएंगे। ठीक है, अब बच्चों ये जो एफरेंट आर्टेरियोल के ब्रांचेस बन रहे हैं, इस एफरेंट आर्टेरियोल के ब्रांचेस को ही हम लोग क्या बुलाते हैं? देखो बच्चों, एफरेंट आर्टेरियोल ना यूजुअली क्या होता है, आर्टेरियोल टूटता है, कैपिलरी का नेटवर्क बनाता है और दोबारा वेन्यूल बन जाता है। लेकिन यहां पे आर्टेरियोल, एफरेंट आर्टेरियोल टूट के कैपिलरी बना रहा है, कैपिलरी जुड़ के बच्चों दोबारा वेन्यूल नहीं बन रहा है, आर्टेरियोल ही बन रहा है। तो ये एफरेंट आर्टेरियोल ये ट्यूबुलर पार्ट के पास ऑफ नेफ्रॉन के पास जाएगा, दोबारा कैपिलरी का नेटवर्क बनाएगा, और इस कैपिलरी का नेटवर्क जो है पीसीटी और डीसीटी के पास है ना बच्चों, इसको हम लोग बुलाते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। क्या बुलाते हैं बच्चों अपन लोग? इसको पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बुलाते हैं। ऐसा एक पेरीट्यूबुलर कैपिलरी जो हेनली लूप से बिल्कुल चिपक के निकल रहा है, इसको हम लोग बुलाते हैं बच्चों वासा रेक्टा। ठीक है, क्या बुलाते हैं बच्चों अपन लोग? इसको वासा रेक्टा बुलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ अवर नेफ्रॉन। यहां पे एक लास्ट चीज ध्यान देना बच्चों, जो ये डीसीटी है जब बाहर निकल रहा है, देखो एक पॉइंट पे एफरेंट आर्टेरियोल बिल्कुल डीसीटी से चिपक के निकल रहा है। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बनता है बच्चों, इसको थोड़ा अलग कलर देते हैं ताकि यहां पे हाईलाइट हो। At the point of contact between the DCT and the efferent arteriole एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनता है बच्चों जिसका नाम है जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, इसको प्यार से हम लोग JGA भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बच्चों? JGA बुलाते हैं। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अवर नेफ्रॉन। क्या बुलाएंगे बच्चों अपन लोग? ये हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन। ठीक है, तो बोमन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस को मिला के हम लोग मैल्फिजियन बॉडी या रीनल कॉर्पसेल भी बुलाते हैं। ग्लोमेरुलस प्लस बोमन्स इज इक्वल टू मैल्फिजियन बॉडी और रीनल कॉर्पसल। क्या बुलाएंगे बच्चों अपन लोग? इसको मैल्फिजियन बॉडी या फिर रीनल कॉर्पसल बुलाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन नेफ्रॉन। ठीक है, ये ह्यूमन नेफ्रॉन का बेसिक स्ट्रक्चर हो गया है बच्चों। एक बार टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन हम लोग देख लेते हैं। सो बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द हेनलीज लूप पीसीटी डीसीटी, देखो मेजॉरिटी पीसीटी डीसीटी ये सब क्या है बच्चों? हमारे कॉर्टेक्स में ही प्रेजेंट है, लेकिन हेनलीज लूप के लेंथ के आधार पे हमारे पास दो टाइप के नेफ्रॉन है। ठीक है, सो बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ हेनलेस लूप, ठीक है, हेनलेस लूप के लेंथ के आधार पे हमारे पास दो मेजर टाइप के नेफ्रॉन है बच्चों। ठीक है, जो पहला नेफ्रॉन है बच्चों उसको अपन लोग बुलाते हैं कॉर्टिक्युलर नेफ्रॉन। ठीक है, और जो दूसरा नेफ्रॉन है बच्चों उसको हम लोग बुलाते हैं जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। दूसरे नेफ्रॉन को क्या बुलाते हैं? जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन बुलाते हैं। ठीक है, ऑल राइट, समझ लो ये हो गया बच्चों हमारा मेड्यूलरी पिरामिड। ठीक है, ऑल राइट,
ये हो जाएगा बच्चों हमारा मेड्यूला। ठीक है, इसके ऊपर है बच्चों कॉर्टेक्स। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं ये जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन और कॉर्टिकुलर नेफ्रॉन में क्या फर्क है। ठीक है, ठीक है, ऑल राइट। तो चलिए लेट अस टेक अ लुक एट द डिफरेंस। पहले कॉर्टिकुलर नेफ्रॉन की बात करते हैं बच्चों। ये हमारा प्यारा सा कॉर्टिकुलर नेफ्रॉन, ये है इसका बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, हेनली स्लूप, डीसीटी, और ये जाके जुड़ गया बच्चों कलेक्टिंग डक्ट में, जो बढ़िया मेड्यूला के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो ये साइड कौन सा नेफ्रॉन बन गया है बच्चों, हमारा कॉर्टिकुलर नेफ्रॉन बन गया है। इस साइड फिर से मैं जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन बनाना चाहूंगा। ये हो गया है जी हमारा जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, जो बच्चों मैंने कौन से साइड बना दिया है, आपके लेफ्ट साइड बना दिया। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस आपको दिख चुके होंगे बच्चों, तो इसीलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। ठीक है, सो कॉर्टिकुलर नेफ्रॉन जो होता है उसके मोस्ट पार्ट्स प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, लूप ऑफ हेनली LOH एक्सटेंड्स लिटिल इनटू मेड्यूला। मेड्यूलरी पिरामिड के अंदर हेनली लूप शॉर्ट है बच्चों, तो थोड़ा सा ही अंदर जा रहा है, इसलिए LOH कैसा है बच्चों, LOH इज शॉर्ट। ठीक है, इनमें वासा रेक्टा एब्सेंट होता है या पुअरली डेवलप्ड होता है, ठीक से होता नहीं है बच्चों वासा रेक्टा, या फिर बनता ही नहीं है, या फिर बहुत अच्छे से नहीं बनता है बच्चों। और इनका मेजॉरिटी नेफ्रॉन कॉर्टिकुलर है बच्चों, मेजर नेफ्रॉन कॉर्टिकुलर, ज्यादातर जो हमारे पास नेफ्रॉन है वो कॉर्टिकुलर है, क्योंकि इनका फंक्शन क्या है बच्चों, फंक्शन इज यूरिन फॉर्मेशन। यही वो नेफ्रॉन है जो यूरिन फॉर्म करने में सबसे ज्यादा योगदान देते हैं। ठीक है, सेकंड आप लोग देख सकते हैं बच्चों, यहां पे क्लियर डिफरेंस है कि हेनली लूप बहुत लंबा है, इनके भी मोस्ट पार्ट्स कॉर्टेक्स में ही है, मोस्ट पार्ट्स इन कॉर्टेक्स जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में। ठीक है, लेकिन बच्चों याद रखना कि LOH एक्सटेंड्स डीप इनटू मेड्यूला, एक्सटेंड्स डीप इनटू मेड्यूला, मेड्यूला के बहुत अंदर जाता है बच्चों। ठीक है, यहां पे LOH बहुत लंबा है, LOH इज वेरी 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 लॉन्ग। ठीक है, और वासा रेक्टा वेल डेवलप्ड है और प्रेजेंट है बच्चों यहां पे। ठीक है, सम नेफ्रॉन जक्स्टामेडुलरी है, सारे नहीं, ज्यादातर तो कॉर्टिकुलर है, और जक्स्टामेडुलरी। ठीक है, इनका फंक्शन है बच्चों ये मेड्यूला वाले रीजन में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाए रखना। इसका मतलब है कि अलग अलग कंसंट्रेशन, जैसे जैसे आप अंदर जाओगे बच्चों वैसे वैसे नमक और कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा। ठीक है, सो फंक्शन इज टू मेंटेन concentration gradient in medullary interstitium। मतलब मेड्यूला में जो ये आसपास का एरिया है इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं बच्चों, मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम बुलाते हैं। तो इनका मेन फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को बनाए रखना इनका मेन काम हो जाएगा बच्चों। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट दी टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन देख लिया है बच्चों हम लोगों ने, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन देख लिया है, किडनीज क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनका लेंथ क्या होता है, हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या स्ट्रक्चर्स है, ये सब कुछ देख लिया है बच्चों। ठीक है, सो लेट अस क्विकली मूव ऑन टू आवर लास्ट टॉपिक विच इज द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, तो यूरिन हमारे बॉडी में कैसे फॉर्म होता है ये एक बार हम लोग देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, अब बच्चों हमारा जो यूरिन फॉर्मेशन है वो 3 मेजर स्टेप्स में होता है। ठीक है, सो नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन ऑफ किडनीज आर द मेजर साइट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है,
सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है नेफ्रॉन है, जहां पे यूरिन फॉर्मेशन होता है। यूरिन फॉर्मेशन में 3 मेजर स्टेप्स है बच्चा लोग। पहला स्टेप का नाम है अल्ट्रा फिल्टरेशन, जो कि फिल्टरेशन जो कि हमारे मैल्फिजियन बॉडी या रीनल कॉर्पसल, दैट इज ग्लोमेरुलस प्लस अपना जो ग्लोमेरुलस प्लस क्या था, बोमेंस कैप्सूल है, वहां पे होता है। सेकेंड का नाम है बच्चों ट्यूब्यूलर या सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट है बच्चों हमारा ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स है बच्चों जिसके थ्रू हमारे किडनी में यूरिन बनता है, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम लोग पहले स्टेप के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, जो कि है हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब बच्चों हमारे ब्लड को फिल्टर होके इनिशियल फिल्ट्रेट बनाना है हमारे बोमेंस कैप्सूल में। तो ब्लड कितने लेयर्स को पार करता है बच्चों? तो अगर बच्चों ये हमारा ब्लड वेसल है, ठीक है, सो ब्लड वेसल का कैपिलरी का जो लेयर है बच्चों वो है एंडोथीलियम, ठीक है। इस साइड बोमेंस कैप्सूल का दीवार है बच्चों, ये कैप्सुलर वॉल है, ठीक है। और कैप्सुलर वॉल में पतले पतले स्पेशल एपिथेलियम है बच्चों, जिनका नाम है पोडोसाइट। क्या नाम है बच्चों? पोडोसाइट, ठीक है। और बीच में दोनों को, क्योंकि ये एपिथेलियम है, दोनों को सपोर्ट करने के लिए बेसमेंट मेम्ब्रेन या बेसमेंट सब्सटेंस प्रेजेंट है। तो ब्लड को फिल्टर होके अंदर आने के लिए इन 3 लेयर्स को पार करके अंदर आना पड़ेगा। तो ब्लड बच्चों इन 3 लेयर्स को पार करके ही अंदर आता है फॉर फिल्ट्रेशन। व्हाट आर दीज 3 लेयर्स? द फर्स्ट लेयर इज द एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल, द सेकेंड लेयर इज द, इधर लिख लेते हैं बच्चों, थोड़ा छोटा लिख लेते हैं, द फर्स्ट लेयर इज द एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल, ठीक है। द सेकेंड लेयर विल बी द बेसमेंट सब्सटेंस या बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। एंड द थर्ड लेयर इज द एपिथेलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल। किसका है बच्चों? बोमेंस कैप्सूल का एपिथेलियम है। ये जो स्पेशल सेल है ना बच्चों यहां पे, उसको हम लोग पोडोसाइट भी बुलाते हैं, जिनके बीच बीच में बहुत पतले पतले स्लिट्स होते हैं, जिसके थ्रू ब्लड फिल्टर होके फिल्ट्रेट बन जाता है, ठीक है। याद रखना ब्लड सब कुछ, प्लाज्मा का सब कुछ फिल्टर होगा, प्लाज्मा मतलब सेल्स फिल्टर नहीं होंगे और कुछ बड़े प्रोटीन्स फिल्टर नहीं होंगे, ठीक है। सो ड्यूरिंग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है बच्चों? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के टाइम में, ठीक है, सो ब्लड इज filtered in Bowman's capsule by podocyte। और बच्चों पोडोसाइट्स के बीच में इतने फाइन फिल्ट्रेशन स्लिट्स होते हैं, इसीलिए इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बुलाते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बुलाते हैं। पोडोसाइट खुद फिल्टर नहीं करता है, पोडोसाइट काइंड ऑफ स्लिट्स बनाता है जिसके बीच में से फिल्ट्रेशन होता है। सो ब्लड इज फिल्टर्ड इन दी बोमेंस कैप्सूल बाय द पोडोसाइट वाले अरेंजमेंट के कारण, ठीक है, टू फॉर्म इनिशियल फिल्टरेट। क्या बन जाएगा बच्चों? इससे इनिशियल फिल्ट्रेट बन जाएगा, ठीक है। मतलब पहली बार जो फिल्ट्रेट बना है उसको इनिशियल फिल्ट्रेट बुलाएंगे। इनिशियल फिल्ट्रेट में क्या होता है बच्चों? ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट लार्ज प्रोटीन, ठीक है। लार्ज प्रोटीन के अलावा बाकी पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा होता है, और ये 3 लेयर को पार करके इनके बीच बीच में जो स्लिट्स है उन्हीं को फिल्ट्रेशन स्लिट्स बुलाते हैं, ये अंदर आता है, ठीक है। याद रखना बच्चों, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम किडनी होल्ड्स
100 1100 to 1300 ml ऑफ बॉडीज ब्लड, ठीक है, या किडनी फिल्टर बोल सकता हूं बच्चों। किडनी 1 मिनट में फिल्टर्स 1000 या 1.1 टू 1.2 लीटर लिख देता हूं बच्चों, 1.1 टू 1.2 लीटर्स ऑफ ब्लड पर मिनट, ठीक है, पर मिनट, ठीक है। बॉडी के इतने खून को फिल्टर करता है 1 मिनट में अपना किडनी, विच इज काइंड ऑफ 1/5 ऑफ कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट मतलब अपना एक वेंट्रिकल जितना पंप कर रहा है, तो 1/5 ऑफ कार्डियक आउटपुट को बच्चों अपना किडनी क्या करता है, फिल्ट्रेशन कर लेता है, ठीक है। इतने में से 1 मिनट में सिर्फ 125 ml जो है उतना फिल्ट्रेट बनता है, ठीक है। सो 125 ml of filtrate is formed in a minute, अब बच्चों 1 मिनट में जितना फिल्ट्रेट बनेगा उसी को हम लोग GFR बुलाएंगे, ठीक है। सो अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म पर मिनट इज कॉल्ड एज अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर मिनट is called as glomerular filtration rate, glomerular filtration rate। और बच्चों हमें नॉर्मली फंक्शन करने के लिए GFR जो कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो 125 के आसपास होना चाहिए, नहीं तो बॉडी में फ्लूइड जमा होना स्टार्ट हो जाएगा और किडनी और लिवर को दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाएगी। 125 ml का पर मिनट का मतलब हो जाएगा बच्चों 180 लीटर पर डे। अब याद रखना बच्चों ये सिर्फ इनिशियल फिल्ट्रेट है जो 180 लीटर पर डे फॉर्म हो रहा है। 180 लीटर पर डे हम लोग एक्सक्रीट नहीं कर सकते हैं। पहली बात है इतना अपने पास पानी या बॉडी फ्लूइड है ही नहीं, 180 लीटर कहां से लाएंगे बच्चों। दूसरी बात है 180 लीटर का अपने को एक्सक्रीट करना पड़ा तो दिन भर अपन लोग तो एक्सक्रीशन ही करेंगे। इस रीजन के कारण बच्चों हमारा स्टेप नंबर 2 जो कि हमारे ट्यूबुलर पार्ट से होता है नेफ्रॉन के, ठीक है, सो अकर्स in tubular part of nephron that is PCT DCT में मेजरली होता है। 99% of initial filtrate formed, ये जो 180 लीटर बना है ना बच्चों, filtrate formed is reabsorbed। ये जो 180 लीटर बना है इसका 99% जो काम के चीज है वो भी आ गए बाहर, उनको वापस रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है पीसीटी डीसीटी से, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ट्यूबुलर सिक्रीशन, सम वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड आयंस आर सिक्रीटेड इनटू फिल्ट्रेट बिफोर एक्सक्रीशन, सिक्रीटेड इनटू फिल्ट्रेट बिफोर एक्सक्रीशन। इसको ये भी बच्चों हमारे पीसीटी डीसीटी से होता है। ऐसा कचरा बाहर जाने से पहले थोड़ा कुछ अगर बच्चों शुरू में ब्लड में छूट गया जो नहीं छूटना चाहिए था उसको उठा के भी अपन लोग फिल्ट्रेट में ऐड कर देते हैं, जिसको अपन लोग क्या बुलाते हैं, ट्यूबुलर सिक्रीशन बुलाते हैं। बच्चों आप लोग ऐसे बाहर कचरा लेके जा रहे हो फेंकने के लिए, तो ऐसे बीच में कोई मम्मी पापा कुछ ऐड कर देता है, अरे ये भी फेंक दे, तो वही हो जाएगा बच्चों ट्यूबुलर सिक्रीशन कि फाइनल यूरिन को बाहर फेंकने से पहले ब्लड में अगर कोई कचरा बच गया हो तो उसको फेंकने को ही अपन लोग क्या बुलाते हैं, ट्यूबुलर सिक्रीशन बुलाते हैं, ठीक है। तो ये 3 स्टेप है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन, जिनके बाद हमारा यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से कहां चले जाएगा बच्चों, हमारे पेल्विस में चले जाएगा, पेल्विस से यूरेटर, यूरेटर से ब्लैडर, ब्लैडर से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से बाहर संसार में, ठीक है। लास्ट बस ये देख लेते हैं बच्चों हमारे जो नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट्स थे वहां से क्या क्या चीजें एक्सक्रीट होती है, क्या क्या चीजें अब्सॉर्ब होती है, क्या क्या चीजें सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब होती है, क्या क्या एक्टिवली सिक्रीट होती है, ठीक है। ये सारी चीजें देख लेते हैं। अगर बच्चों मैं सबसे पहले तो बात करूं बोमन्स कैप्सूल की, तो बोमन्स कैप्सूल में ज्यादा कुछ नहीं होता है बच्चों। बोमन्स कैप्सूल इज द साइट ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। सो बोमन्स कैप्सूल जो होता है, बोमन्स कैप्सूल जो है इट इज द साइट ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है।
क्या है बच्चों? ये साइट ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इनके सेल्स की बात करूं बच्चों तो स्पेशल सेल्स है जिनका नाम है पोडोसाइट, जो स्पेशल स्क्वाइमस एपिथेलियम में चपटे सेल है, पोडोसाइट्स है, जो कि क्या बनाते हैं? फिल्ट्रेशन के स्लिट्स बनाते हैं बच्चों, ठीक है। दूसरा जो जगह हो गया बच्चों उसका नाम है पीसीटी, ठीक है। पीसीटी में अब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन काफी है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा होता है बच्चों। मेन साइट ऑफ सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है, इसलिए इनके पास ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल सेल्स है। सरफेस एरिया ऑफ रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए इनके पास बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रोविलाई प्रेजेंट है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों यहां से हम किन किन चीजों को उठा लेते हैं? फिल्ट्रेट से बच्चों यहां पे ऑलमोस्ट 99% ऑफ न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं, ठीक है। सो ऑलमोस्ट पूरा 99% ऑफ न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं, जिसमें आते हैं ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड एक्सेट्रा, ठीक है। 70% के आसपास NaCl, और NaCl जा रहा है तो उसके पीछे पीछे कौन चले जाता है बच्चों? उसके पीछे पीछे पानी भी चले जाता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों नेगेटिव आयंस जैसे कि HCO3- और कुछ पॉजिटिव आयंस जैसे कि K+ जो है ये भी रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। ये सारे काम की चीजें हैं जिसको रीअब्सॉर्ब कर लिया है बच्चों, ठीक है। सो रीअब्सॉर्ब्स ऑल न्यूट्रिएंट्स, मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स, 70% NaCl एंड वाटर, जो सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ पानी है, ठीक है। सम आयंस जैसे कि HCO3- और K+ को ये रीअब्सॉर्ब कर लेता है बच्चों, ठीक है। यहां से कुछ चीजें सिक्रीट भी हो जाती है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल यहां से हाइड्रोजन आयन सिक्रीट होके हमारे फिल्ट्रेट में जा सकते हैं। इनके अलावा NH3 अमोनियम आयन और अमोनिया जो है वो भी सिक्रीट होके जा सकते हैं, ठीक है। सो ये आयोनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए सिक्रीट्स H+, K+ रीअब्सॉर्ब भी हो सकता है, सिक्रीट भी हो सकता है बच्चों। अमोनियम आयंस NH4-, NH4+, सॉरी, अमोनियम आयन, ठीक है, टू मेंटेन आयनिक बैलेंस, मेंटेन आयनिक बैलेंस, ठीक है। बात करते हैं बच्चों हेनलीज लूप की। तो हेनलीज लूप थोड़ा सा अलग है बच्चों, ये मिनिमम रोल प्ले करता है रीअब्जॉर्प्शन में। लेकिन याद रखना बच्चों, जो मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम है उसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाए रखने में इसका सबसे बड़ा रोल है। जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनली है बच्चों वो पानी को बाहर आने देता है, और जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनली है वो NaCl को बाहर आने देता है। किसको बाहर आने देता है बच्चों? NaCl को बाहर आने देता है, ठीक है। तो बच्चों ये रीअब्जॉर्प्शन में बहुत कम रोल प्ले करता है, लेकिन बच्चों यहां से जो ये आयंस और पानी का मूवमेंट है इसके कारण कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जरूर बना रहता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा LOH, और याद रखना LOH से ये सिक्रीट तो नहीं हो रहा है बच्चों, लेकिन थोड़ा अमाउंट ऑफ यूरिया जो है वो असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनली को एंटर जरूर कर सकता है, ठीक है। तो LOH के बारे में अगर हम लोग देखें, लूप ऑफ हेनली के बारे में देखें, तो मिनिमम रोल इन रीअब्जॉर्प्शन, लेकिन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जरूर मेंटेन करेगा, क्योंकि डिसेंडिंग लिम्ब से पानी आ सकता है, असेंडिंग लिम्ब से NaCl, डिसेंडिंग LOH से वाटर बाहर आ सकता है, और असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनली से NaCl बाहर आ सकता है, और थोड़ा सा यूरिया भी सिक्रीट होके असेंडिंग लिम्ब से अंदर जा सकता है, ठीक है। अब आ जाते हैं बच्चों हमारे दूसरे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसका नाम है DCT, ठीक है। DCT जो है बच्चों कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ऑफ NaCl एंड वाटर। क्या क्या उठा लेगा बच्चों? ये NaCl और पानी का कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करेगा।
कंडीशनल, देखो पीसीटी जो है वो कोई कंडीशन नहीं लगाता, मैं हर बार 70% NaCl और पानी उठाने को तैयार हूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ये कंडीशन लगाता है। ये स्पेसिफिक क्राइटेरिया मीट हुआ तो ही मैं पानी उठाऊंगा, नहीं तो नहीं, तो ही मैं नमक उठाऊंगा, नहीं तो नहीं। ऐसे कुछ कंडीशंस है बच्चों डीसीटी के, जिस कंडीशन के बारे में हम लोग आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या क्या उठा सकता है बच्चों, ये NaCl उठा सकता है कंडीशनली, पानी उठा सकता है कंडीशनली, और साथ ही साथ बच्चों कंडीशनली और एक चीज भी उठा सकता है जिसका नाम क्या है बच्चों, जिसका नाम है नेगेटिव आयन, दैट इज HCO3-। यूरिन के पीएच को मेंटेन करने के लिए बच्चों ये लोग और एक चीज सिक्रीट भी कर सकते हैं, सिक्रीट्स H+ एंड K+ आयंस टू मेंटेन पीएच। ब्लड के पीएच को मेंटेन करने के लिए ये लोग K+ और H+ आयंस को सिक्रीट भी कर सकते हैं। तो यहां से क्या अंदर जा सकता है बच्चों, H+ आयंस और K+ आयंस अंदर भी जा सकते हैं, याद रखना। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट है बच्चों हमारा कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट से बहुत सारा पानी बाहर आ सकता है। ठीक है, पानी और NaCl लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर्स को यहां से बच्चों अपन लोग अब्सॉर्ब कर सकते हैं, और अगेन पीएच को मेंटेन करने के लिए हम लोग H+ और K+ को अंदर भेज सकते हैं। ठीक है, और थोड़े नीचे वाले पार्ट ऑफ हेनलीस लूप से यूरिया बाहर, जो यूरिया ऐड हुआ था ना बच्चों असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनली से, वो दोबारा बाहर आ सकता है। ठीक है, तो याद रखना बच्चों, अगर मैं कलेक्टिंग डक्ट की बात करूं, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, इट कैन डू reabsorption of large amount of water, ठीक है, ठीक है, secretes H+ एंड K+ pH को मेंटेन करने के लिए, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट लिटिल यूरिया कैन मूव आउट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, थोड़ा सा यूरिया जो है वो नीचे नीचे पार्ट वाले से बाहर भी आ सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, और अलग अलग पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन के क्या रोल होते हैं यूरिन फॉर्मेशन में, ये भी हम लोगों ने देख लिया है बच्चों। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ यूरिन फॉर्मेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, तो हमारे आज के सारे जो टॉपिक्स और टारगेट्स है बच्चों वो हो चुके हैं पूरे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे बच्चों कि काउंटर करंट मैकेनिज्म कैसे, क्या होता है, हम क्या यूरिन अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन का बना सकते हैं, और अगर बना सकते हैं तो कैसे, और हमारे किडनी फंक्शंस को कैसे रेगुलेट किया जाता है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बच्चों डिसऑर्डर्स ऑफ द किडनी के बारे में देखेंगे। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे बच्चों। ये टॉपिक के साथ साथ ये क्लास भी होता है समाप्त। ठीक है, दैट वाज अ क्विक एंड कंप्लीट समरी अब तक का। ये सेशन आपको रिवीजन करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा बच्चों। एनसीईआरटी का सब कुछ कवर कर लिया है हम लोग ने इस छोटे टाइम पे, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स और माइंड मैप्स की मदद से। सो कमेंट करके बताइएगा बच्चों, डिड यू फाइंड इट यूजफुल, सब कुछ रिवाइज हुआ क्या, ब्रेन में बच्चों सब कुछ आपको वापस रिकॉल हुआ कि नहीं हुआ। और हम नेक्स्ट क्लास में बच्चों एक्सक्रीशन को पूरा खत्म कर देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों ये, तो डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स और डिफिकल्टीज, और या फिर जनरली बताना बच्चों आपको सेशन कैसे लगा। टिल देन, टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज वेंकी सर साइनिंग ऑफ।